बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। CS 508 लेक्चर नंबर 9 से 12 में आप लोग को वेलकम। अच्छा, इससे पहले हमने लेक्चर नंबर 1 से 8 तक क्लियर किया था। उसमें तो ये था कि सब थ्योरी थी, आपको डिफरेंट लैंग्वेजेस बताई गई थी और उनको किसने बनाया था और कब उसका वर्जन चेंज हुआ था, कब कब उन लैंग्वेजेस में चेंजिंग आई थी। तो सब थ्योरी पार्ट था जो इम्पोर्टेंट भी था आपके MCQs के लिहाज से बहुत ज़्यादा। सो आज का लेक्चर जो है वो कुछ थ्योरी पार्ट है और कुछ जो आपका वो है कंसेप्चुअल पार्ट है जो जिसको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपका जो मिड टर्म का पोर्शन है वो मोस्टली यहाँ से पिक किया जाता है, जिसमें आपके पास फुली स्नोबॉल जो है वो उसका इंट्रोडक्शन है। सो हमारा जो सब्जेक्ट है वो है ही स्नोबॉल पर है, यानी इस लैंग्वेज पर है। तो 9 से 12 तक जो है वो स्नोबॉल के तमाम जो फीचर्स हैं वो यहाँ पर डिस्कस हुए हैं। सो इसलिए ये लेक्चर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी हैं। सो हम इसको वेरी सिंपल मेथड से करेंगे, यानी बहुत आसानी से हम इसको करेंगे ताकि आप लोग को आसानी से समझ आ जाए। हमने करने हैं यहाँ पर टोटल 4 लेक्चर डिस्कस करने हैं। अगर 4 लेक्चर की ड्यूरेशन 15 मिनट्स भी रखी जाए तो ये 1 आवर्स बन जाती है, लेकिन हम उसको यानी 12 और 13 मिनट्स में एक लेक्चर अपना कवर करेंगे और 45 मिनट्स के अंदर अंदर इंशाल्लाह अपने लेक्चर जो है वो कंप्लीट करेंगे। और सो हम लेक्चर की तरफ आते हैं और जल्दी से अपने लेक्चर को देखते हैं। तो फर्स्ट वन हमारे पास है इंट्रोडक्शन टू स्नोबॉल। तो याद रखना कि स्नोबॉल जो वर्ड है इसको कहते हैं स्ट्रिंग ओरिएंटेड सिंबॉलिक लैंग्वेज कहते हैं, और ये ख़ास मकसद के लिए बनाई गई ख़ास मकसद इससे हमने हैंडल करना है। अब वो कौन सा ख़ास मकसद है, मकसद हमने इसी लेक्चर में इन्हीं 4 लेक्चर्स में हमने उनके सारे मकसद जिस पर्पज़ के लिए बनाई गई उसको हम जो है डिस्कस कर देंगे। इसको बेल लेबोरेटरीज़ में 1962 में बनाया गया था। और किसने इसको बनाया था? JP ने, ग्रेस वर्ल्ड पोलेंसी ने इसको बनाया था या दरियाफ़्त किया था या इसको ईजाद किया था, आप कह सकते हैं। अच्छा, इसके बनाने का जो ख़ास मकसद था वो ये था कि इसमें वो काम ऐड किए गए थे जो बाकी लैंग्वेजेस में नहीं थे। मीन्स उस वक्त जो लैंग्वेजेस चल रही थी उस वक्त नहीं थे, और ये स्टार्ट में इसने थोड़ी सी मकबूलियत ली थी, लेकिन उसके बाद जो है इसको इतनी जो है वो पॉपुलैरिटी नहीं मिली, यानी ये कामयाबी की तरफ नहीं जा सकी, ना ही इसको लोग यूज़ कर रहे हैं। इसके अंदर 1-2 लैंग्वेजेस और भी ऐड की गई थी जिसपे PERL आती है और AWK जो आती है वो इसके अंदर ऐड की गई थी, क्योंकि उसके अंदर भी जो है वो यानी AWK के अंदर भी है स्ट्रिंग ऑपरेशन यूज़ हो रहे थे कुछ, तो उसकी वजह से जो है वो इसको जो है स्नोबॉल के अंदर रख दिया गया था, जिसकी वजह से क्या था कि हमारे पास थोड़ा काम को मज़ीद आसानी से हम इसमें कर सकते थे। तो फर्स्ट ये जो टॉपिक है आपको मैंने अपने बता दिया कि इसमें क्या क्या था, इसमें इसकी बताया कि कैसी बनी और इसमें क्या क्या यूज़ हुआ और इस खास मकसद के लिए इसको बनाया गया। सो हम सेकंड देखते हैं कि हमारे पास सेकंड क्या है। तो सेकंड में हमारे पास है सिंपल डाटा टाइप्स। सिंपल डाटा टाइप्स में हमारे पास कौन कौन सी हैं? तो देखिए, स्नोबॉल के अंदर हमारे पास सिंपली जो है 2 डाटा टाइप्स यूज़ होती हैं। एक हमारे पास स्ट्रिंग है और दूसरी हमारे पास है इंटीजर। तो आप लोगों ने याद रखना होगा कि देखिए हमने स्टार्ट ले लिया है, इंट्रोडक्शन तो हमने ले लिया था, अब हम फ़ौरन से किस पे आए? डाटा टाइप्स पे आए। और हमने बताया कि 2 तरह की डाटा टाइप्स यूज़ होती हैं, एक हमारे पास स्ट्रिंग है, दूसरा हमारे पास इंटीजर है। यानी इन दोनों को हमें परमिशन थी कि इसके अंदर यूज़ करें, और उसके साथ साथ अगर हम इसको रियल वर्ड को हम इसको यूज़ करते तो हम यूज़ नहीं कर सकते थे। यानी इसका जो स्टार्ट में वर्जन आया था फर्स्ट में, तो उसमें हमारे पास क्या परमिशन थी कि आप इंटीजर और स्ट्रिंग को यूज़ करेंगे, इसके अलावा आप इसमें कुछ भी यूज़ नहीं करेंगे, आप इसमें लाइक रियल नंबर यूज़ नहीं करेंगे। लेकिन बाद में जो जो इसमें एडिशन होती गई तो इसमें आपको क्या परमिशन मिली कि आप अब कर सकते हैं इसमें सारा काम, इन स्ट्रिंग भी कर सकते हैं, इंटीजर भी कर सकते हैं, रियल नंबर भी कर सकते हैं। इवन के आप हम आगे देखेंगे कि इसमें कंकेटिनेशन भी हो रही है, रिप्लेसिंग भी हो रही है, बहुत से काम और भी हो रहे हैं। सो हम फिलहाल यहाँ पे इसको यहाँ पे छोड़ देते हैं कि यहाँ पर हमारी बात ख़त्म हो रही है, हमने कौन कौन से काम करने थे। फिर अगर हम बात करें जस्ट इंटीजर पे और स्ट्रिंग पे, तो इंटीजर पे आपके पास क्या था कि आप दोनों तरह के इंटीजर को सपोर्ट कर सकते थे। लाइक आप प्रोग्राम लिख लो, आप उसमें नेगेटिव इंटीजर भी कर सकते थे और पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आप सपोर्ट कर सकते थे। उसकी एग्जांपल आपको दी हुई है कि आपने देखा 14 लिखा, -3 किया, प्लस लिखा, आपने दोनों चीज़ें यूज़ कर ली। ये था हमारे पास मेथड। लेकिन आप लोग के पास यहाँ पर एक और ख़तरा मौजूद था, वो ये था कि आप अगर इन सिम्बल्स के मिड में कोई सिंबल और यूज़ कर देते, लाइक आप डॉट ऑपरेटर यूज़ कर देते, या आप कोमा या इन्वर्टेड कोमाज, या आपने कोई सिंबल और यूज़ कर लिया, तो आपके पास आपके कंपाइलर ने आपको एरर दे दी, उस मेथड को रॉन्ग करा दिया। तो ये वाला जो मेथड है आपके पास, ये तो करेक्ट कहा, इसको मतलब करेक्ट कहा गया था। ये जो मेथड है जिसमें 13.4 फिर माइनस फिर ये कोमा देखा आपने, यहाँ पर फुल स्टॉप कुछ भी आप लगा देते, तो इस मेथड को वो गलत कंसीडर करता था। तो आपने देख लिया होगा कि डिफरेंस क्या है, कि आपके पास ये वाला मेथड करेक्ट है, ये इनकरेक्ट मेथड है। तो वेरी सिंपल कि यहाँ पर ये चीज़ डिस्कस हुई।
फिर आप लोग नेक्स्ट देखिए, स्ट्रिंग है हमारे पास। स्ट्रिंग में हमारे पास क्या था कि स्ट्रिंग में हमारे पास डाटा टाइप जो रखी गई थी कि आपने जो है आपको पता है कि स्नोबॉल जो है वो स्ट्रिंग को भी सपोर्ट करती थी। पहले हमने इंटीजर देखा, अब हम स्ट्रिंग देख रहे हैं। तो इसमें आपका क्या स्ट्रिंग क्या होता है, स्ट्रिंग देखा हमारे पास जैसे लिखा हुआ STRING, तो ये सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर है हमारे पास, कैरेक्टर को सीक्वेंस दिया गया, ये हमारे पास क्या कहलाते हैं, स्ट्रिंग कहलाता है। इसकी परमिशन हमारे पास थी, लेकिन कब तक थी कि आप 5000 से ज़्यादा वर्ड या कैरेक्टर आप इसके अंदर ऐड नहीं कर सकते। अगर आपकी लेंथ इससे ज़्यादा हो गई तो आपके प्रोग्राम ने आपको एरर दे देना था। उसके अलावा आप इसको किसके अंदर, कोटेशन के अंदर लिखते थे। अगर विदाउट कोटेशन लिखते थे तो फिर भी आपका प्रोग्राम आपको एरर देता था। तो हमारे पास सिंपल जो है वो स्ट्रिंग के अंदर ये चीज़ डिस्कस हुई। फिर हमारे पास है नेक्स्ट टॉपिक है वो है सिंपल ऑपरेटर। सिंपल ऑपरेटर में आपके पास कौन कौन से ज़ाहिर है आप लैंग्वेज पे काम कर रहे हैं तो ऑपरेटर की तो आपको ज़रूरत पड़ती थी इस लैंग्वेज के अंदर। तो यहाँ पर अर्थमेटिक ऑपरेटर को ये स्नोबॉल जो है उसको भी सपोर्ट करता था। उसके अंदर आपके पास प्लस माइनस स्टेरिक मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन एक्सपोनेंशियल सब कुछ ऐड था। लेकिन यहाँ पर चेंजिंग क्या है, ये तो बाकी लैंग्वेजेस में भी सेम इसी तरह होता है, लेकिन थोड़ी सी जो चेंजिंग है वहाँ वो ये है कि एक्सपोनेंशियल का जो सिंबल है वो इस तरह से होता है, यानी डबल स्टेरिक जो है आप कह सकते हैं, या मल्टीप्लाई के जो डबल सिंबल्स थे इस तरह से यूज़ होते थे, वो एक्सपोनेंशियल कहलाया जाता था। और इसके अलावा ये जो इक्वल का ऑपरेटर है ये किसको सपोर्ट करता था, ये असाइनमेंट ऑपरेटर को सपोर्ट करता था। तो ये बाकी लैंग्वेज में भी सेम इसी तरह होता है, लेकिन यहाँ पर बताने का मकसद ये था कि इस लैंग्वेज में भी ये काम हो रहे थे। फिर उसके बाद क्या था कि इसको जो है वो सॉल्व किस मेथड से किया जाता था। तो सबसे पहले आपने जो परफॉर्म करनी थी फर्स्ट, वो क्या करनी थी, आपने यूनरी ऑपरेटर्स सारे लेते थे, यानी उन काम को पहले रखना था। फिर आपने एक्सपोनेंशियल करनी थी, फिर उसके बाद मल्टीप्लिकेशन करनी थी, फिर डिवीजन करनी थी, और उसके बाद एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन को लास्ट में रखना था। यानी आपने इस मेथड को लेकर आपने सॉल्व करना था। उसके अलावा आपने जो है वो आपने तमाम जो अर्थमेटिक सोल्यूशन था वो लेफ्ट साइड से स्टार्ट करना था, लेकिन विदाउट एक्सपोनेंशियल जहाँ पे आ जाती थी तो आपने उसको राइट रख लेना, यानी उसको फर्स्ट करते थे सबसे पहले। तो आपके पास एक दिया हुआ है 2 एक्सपोनेंशियल 3 एक्सपोनेंशियल 2। ये देखिए ये सिंबल एक्सपोनेंशियल का यहाँ भी यूज़ हुआ है, तो यहाँ पर भी एक्सपोनेंशियल का यूज़ हुआ है, ठीक है। यानी उसकी पावर 2 पावर 3 पावर 2, यानी हमें इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हमें कौन से मेथड को करना है, एक्सपोनेंशियल को पहले करते हैं। तो हम 2 को छोड़ देंगे, पहले 2 को ब्रैकेट्स दे के इसके मिड में जो है वो सिंबल यूज़ करके हम 3 का जो है एक्सपोनेंशियल 2 लेंगे, यानी 3 की पावर 2 लेंगे, तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 9 आएगा। फिर हमारे पास पावर 2 की जो है वो 9 बन जाएगी, जिसका रिजल्ट हमारे पास 12 आ जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर इसको कैलकुलेटर पे भी करके देख सकते हैं कि जब हम 5 की जो 2 की पावर जब 9 लेंगे, ठीक है। तो देखें यहाँ पर मैं साइंटिफिक कैलकुलेटर को रख लेती हूँ। मैंने 2 की पावर क्या ली, 9 ली, तो मेरे पास आंसर क्या आया, 512 आंसर आ गया। तो आपके पास भी 512 आंसर। अगर हम दूसरी तरह से इसको दूसरे मेथड से करते हैं तो हम पहले 2 और 3 को करेंगे, ये 2 की पावर 3 रखेंगे, ठीक है। तो वो 8 बन जाएगी हमारे पास। फिर 8 को डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे 8 की जो है वो पावर 2 लेंगे, तो हमारे पास आंसर जो है वो 64 बन जाएगा। तो इस मेथड से हम नहीं करेंगे, हमने इसको एक्सपोनेंशियल वाले मेथड को फर्स्ट रखना था। तो हमने यानी हमारे पास जो हमारे पास स्नोबॉल है वो हमें आंसर देगी, 512 आंसर देगी। सेम इसी तरह हमारे पास देखिए परमिशन तो नहीं थी कि हम इसके दरमियान डॉट वगैरह लगाएं। तो देखिए यहाँ पर उन्होंने बताया कि 5/2 होगा, तो आपको आंसर 2 ही मिलेगा, 2.5 नहीं देगा वो, क्योंकि उसने पॉइंट्स लगाने की उसकी परमिशन ही नहीं है, इस काम को वो नहीं करेगा। फिर उसके बाद हमारे पास है थर्ड टॉपिक वेरिएबल नेम्स। वेरिएबल नेम्स क्या था, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें कि आपके पास वेरिएबल नेम्स स्टार्ट किससे होता था, वो अपर केस भी हो सकते थे, लोअर केस भी हो सकते थे। इवन कि उसमें आप जो है आप एक वेरिएबल बना रहे हो, आप उसमें सिंबल्स यूज़ कर रहे हो, आप उसमें ऑपरेटर यूज़ कर रहे हो, आप उसमें अंडरस्कोर, आप उसमें लेटर, आप उसमें डिफरेंट चीज़ों का यानी कैरेक्टर का कम्बिनेशन यूज़ कर रहे हो, तो आपको इस चीज़ की परमिशन थी कि आप कर सकते हो। फिर आपको इसकी भी परमिशन थी कि आप उसमें वेरिएबल के सिंबल जो है वो या यानी कैरेक्टर जो आप लिख रहे हो वो अपर केस हैं या लोअर केस हैं, आपको इन सब चीज़ों की परमिशन थी। लेकिन एक चीज़ की आपको लेंथ दी गई थी कि वो कैरेक्टर की लेंथ थी कि वो आपके पास 120 होनी चाहिए थी। अगर तो आपकी इससे लेंथ जो है वो बढ़ जाती है तो फिर आपका काम जो है वो रुक जाता था। उसके अलावा आपके पास सब परमिशन थी। लाइक आपके पास एग्जांपल दी कि VAGER लिखा हुआ है, अगर आप इसको स्मॉल में लिखते हो तो भी आपको रिजल्ट ठीक मिलेगा, आप इसको कैपिटल में लिखते हो तो आपको रिजल्ट ठीक मिलेगा। तो इस टॉपिक में ये चीज़ डिस्कस हुई जो मैंने आपको बता दी। फिर आपको देखिए यहाँ पर ये नेक्स्ट एग्जाम्पल दे के बताया भैया कि देख लें हम इस तरह से भी दे सकते हैं, जिसमें हमारे पास देखिए डॉट सिम्बल्स भी यूज़ हुए हैं, नंबर्स भी यूज़ हुए हैं, स्ट्रिंग भी यूज़ हुए हैं, सारी चीज़ें यूज़ हुई हैं, लेकिन उसने हमें कोई एरर नहीं दिया।
अब हमारे पास है स्नोबॉल 4 की बात कर रहे हैं। यहाँ तक हमने स्नोबॉल को डिस्कस कर लिया, तो होप सो कि इसकी आपको समझ आ गई होगी। अब स्नोबॉल 4 स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। मेरे ख्याल से लेक्चर नंबर 2 का ये पार्ट स्टार्ट हो रहा है। फिर स्नोबॉल 4 में क्या था, हमारे पास 3 कंपोनेंट यूज़ होते थे। याद रखना कि स्नोबॉल 4 में हमारे पास 3 कंपोनेंट यूज़ हो रहे थे। 3 में फर्स्ट वन था लेबल, फिर है स्टेटमेंट बॉडी और फिर गो टू फील्ड। गो टू फील्ड वैसे भी प्रोग्राम के अंदर यूज़ होती है, लेकिन यहाँ पर भी इसको डिस्कस किया गया है। तो आपको याद होना चाहिए, या इस चीज़ का आपको माइंड में होना चाहिए कि स्नोबॉल 4 में आपके स्टेटमेंट जो है वो 3 चीज़ों को लेकर, इन 3 कंपोनेंट्स को लेकर काम करती है। उसमें फर्स्ट वन है लेबल। लेबल के अंदर आपने क्या करना है, आप इसमें कैरेक्टर की पोजीशन को आपने मैनेज करना होता है। याद रखना कि लेबल के अंदर आपने कैरेक्टर की पोजीशन को रखना है। कैरेक्टर भी हो सकते हैं, वो नंबर भी हो सकते हैं, लेकिन उसकी पोजीशन को बरकरार रखना है या मेंटेन रखना है। गो टू फील्ड में आपके प्रोग्राम क्या होता है, आपके प्रोग्राम जो है वो गो टू फील्ड में कंट्रोल स्टेटमेंट जो है स्टेटमेंट की फ्लो को कंट्रोल करता है। तो सिंपल आपने यहाँ पर ये चीज़ याद रखनी होगी कि ये आपके फ्लो को कंट्रोल करता है, प्रोग्राम का जो फ्लो है उसको कंट्रोल करता है। उसमें आपके पास लेबल्स आ जाएंगे, फिर वो एक लेवल से दूसरे लेवल की तरफ जंप करेगा, दूसरे लेवल से तीसरे के, फॉर फाइनली आपको आपका रिजल्ट दे देगा। तो इसमें पैरेंथेसिस और इन चीज़ का जो है वो यूज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इसको आप ये यूज़ नहीं करेंगे तो आपका काम नहीं होगा। फिर उसके बाद है स्टेटमेंट बॉडी। स्टेटमेंट बॉडी में आपके पास क्या है, कुछ टाइप्स हैं जो इंपॉर्टेंट हैं और जो जिनको याद रखना, माइंड में रखना बहुत ज़रूरी है। उनमें 4 चीज़ें हैं, असाइनमेंट स्टेटमेंट, पैटर्न मैचिंग स्टेटमेंट, रिप्लेसमेंट एंड एंड स्टेटमेंट। अब बारी बारी हम इनको देखेंगे, जल्दी से इसको कवर करने की कोशिश करेंगे। देखिए, असाइनमेंट स्टेटमेंट था, पैटर्न मैचिंग स्टेटमेंट, रिप्लेसमेंट स्टेटमेंट, एंड स्टेटमेंट। अब हमारे पास असाइनमेंट स्टेटमेंट की अगर हम बात करें तो इसमें क्या था, अब वेरी सिंपल कि आपने इसमें वेरिएबल के इक्वल जो है वो वैल्यू रखनी है, यानी वैल्यू देनी है, वेरिएबल को यहाँ पर आपने वैल्यू देनी है। अगर आप वेरिएबल को वैल्यू नहीं देंगे तो आपका काम असाइनमेंट अपडेट स्टेटमेंट के अंदर नहीं होगा। इसमें आपके पास स्टेटमेंट में अर्थमेटिक भी हो सकती है, दूसरी भी हो सकती है, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, आपने वेरिएबल्स जो है आपके पास आपने लिया और उसको वैल्यू दी, तो वैल्यू आपने कौन सी देनी है, वैल्यू आपने इसमें ये नहीं कि अर्थमेटिक में ही आपने वैल्यू देनी है, इसकी अर्थमेटिक इसकी वैल्यू जो है आपको स्ट्रिंग में मिलेगी। और जो स्ट्रिंग में जो आपको वैल्यू मिलेगी, उस स्ट्रिंग की वैल्यू को हम कौन सा नाम देंगे, डायनेमिक टाइपिंग का नाम देंगे, ठीक है। उसको हम स्ट्रिंग नहीं बोलेंगे, हम इसको, यानी अब यहाँ पे देखें, इसको वैल्यू डी दे दी गई, डॉग दे दी गई, अब इसको हम क्या बोलेंगे, हम इसको डायनेमिक टाइपिंग बोलेंगे। तो इस चीज़ को अपने माइंड में रखना कि जो वैल्यू चेंज होकर आती है, आपकी स्ट्रिंग में चेंज हो जाती है, तो आप स्नोबॉल के अंदर इसको डायनेमिक टाइपिंग कहते हो, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें जो है वो डिस्कस हुई। अच्छा, एक दूसरी चीज़ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पर ये डिस्कस हुई 3, और देखें फिर 3 के बाद स्पेस है, फिर स्टैरिक है, फिर स्पेस है, फिर -2 है। तो यहाँ पर जो ये स्पेस यूज़ हुआ है दोनों साइड्स पे, यानी बहुत साइड पे जो ऑपरेटर के दरमियान, जो बाइनरी ऑपरेटर के दरमियान स्पेस यूज़ हुआ है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। अगर आप इसको यूज़ नहीं करते, डायरेक्टली 3.2 या 3+2 या 4+2 लिख देते, तो आपको आपका जो कंपाइलर हो उसने एरर देने थे, यानी इसके बिटवीन जो कैरेक्टर हैं उनके बिटवीन आपने स्पेस जो है वो मस्ट रखनी है। तो यहाँ पर ये डिस्कस हो गया। हाँ, एक और चीज़ है कि स्नोबॉल में अगर आप स्ट्रिंग को वैल्यू नहीं देंगे, यहाँ पर वैल्यू आपने नहीं देगी, तो आपको क्या शो करवाएगा, ये आपको नल शो करवाएगा, NULL नल, यानी आपकी जो वैल्यू है वो खाली रहेगी, इसमें कुछ भी नहीं है। फिर दूसरी इंटरेस्टिंग चीज़ जो एक्सेप्ट आप कह सकते हैं स्नोबॉल के अंदर है, वो क्या है कि न्यूमेरिक एंड स्ट्रिंग वैल्यूज़ और इनके एक्सप्रेशन, इनको भी कंट्रोल करता है, ठीक है। अब इनको कैसे करता है, अब इनको भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। देखें उससे बताया कि न्यूमेरिक और स्ट्रिंग को एक साथ करता है, यानी न्यूमेरिक भी हूँ स्ट्रिंग भी हूँ, उसको कोई इशू नहीं है। आपने न्यूमेरिक लिखा, स्ट्रिंग लिखा, उसने काम अपना करना है। लाइक आपने यहाँ पर देखें स्ट्रिंग x दे दिया, z दिया 10, उसकी z की वैल्यू 10 दे दी, और x इसी तरह 5 × -z। तो देखें मिड में आपने स्ट्रिंग दे दिया, और साथ न्यूमेरिक भी है, स्ट्रिंग भी है, ठीक है, और अर्थमेटिक भी यूज़ हो रहे हैं, तीनों चीज़ों को एक साथ यूज़ किया। अब इसने क्या करना है, ये जो z है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, हमारे पास z के अंदर स्टोर है 10 आपके पास, तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, 10 हो जाएगी, यानी ये -10 है, ये z नहीं बल्कि -10 हो गया है। अब आपने क्या करना है, 5 को मल्टीप्लाई -10 के साथ करना है, तो आपका -50 आंसर बन जाएगा। जब -50 बनेगा आपके पास, तो आपने -50 में किसको ऐड करना है, +10.6 को। जब 10.6 को ऐड करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, -39.4। तो हम देख लेते हैं कि -50 में जब हम 10.5 ऐड करते हैं, तो हम यहाँ पर इसको देख लेते हैं। तो देखें हमारे पास है -50 में हमने किसको ऐड करना है, प्लस इसमें हमने ऐड करना है 10.6 को। तो मैं लिखती हूँ 10.6, मैंने इसको ऐड किया तो मेरे पास क्या आंसर आया, -39.4। और सेम इधर भी यहीं पे ये आंसर आ गया, क्योंकि हमने z की जस्ट वैल्यू 10 रख दी थी, ठीक है। तो ये चीज़ थी।
फिर उसके बाद हमारे पास है स्ट्रिंग की कंकेटिनेशन करनी है। कंकेटिनेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। सो कंकेटिनेशन हम देख रहे हैं कैसे होगी। कंकेटिनेशन क्या क्या करना है, दो चीज़ों को आपस में मिलाना है आपने, दो भी नहीं बल्कि उससे ज़्यादा भी हो सकती हैं। स्नोबॉल ने इसको जो है वो इस मेथड को भी बनाया है कि आप कंकेटिनेट भी इसमें कर सकते हो। तो आपने क्या करना है कि आपने कंकेटिनेशन जब करेंगे तो आपने स्पेस रखनी है, वर्ड के बिटवीन जो है वो स्पेस रखनी है। यानी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है कि यहाँ पर आपको बताना चाहिए कि अगर हम स्पेस नहीं रखेंगे तो आपके पास काम जो है वो नहीं होगा। अगर आप स्पेस रखेंगे, कंकेटिनेशन करेंगे तो आपका काम हो जाएगा। स्पेस इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब देखें हमारे पास यहाँ पर वेरिएबल टाइप ली हुई है और इसको इक्वल रखा गया सेमी के, ठीक है, और ऑब्जेक्ट जो है वो टाइप और आगे ग्रुप है। तो टाइप की वैल्यू जो है वो सेमी है, तो ये सेमी ऑटोमेटिकली इस जगह पे आ जाएगा। तो क्या बन जाएगा इसका आंसर, सेमी ग्रुप बन जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आपके अबाउट जो स्टेटमेंट है उन्होंने बताया कि इसका जो है वो आपके पास सेमी ग्रुप लिखा हुआ आ जाएगा। और सेमी ग्रुप कैसे आया, देखिए आपके पास टाइप के अंदर स्टोर जो है वो सेमी है, तो इन्होंने ऑब्जेक्ट जो है वो टाइप की इक्वल रखा, तो ज़ाहिर टाइप के अंदर सेमी स्टोर है, तो यहाँ पे सेमी ग्रुप बन जाएगा ये। इसी तरह सेकंड एग्जांपल में उन्होंने बताया कि रो आपके पास के है और नंबर इक्वल है 22। आपने एक वेरिएबल लिया सीट, उसके अंदर आपने रो नंबर लिखा, तो जब आप रो नंबर लिखोगे तो वैल्यू क्या आपके पास रिजल्ट शो होगा, के 22 शो होगा ना, क्योंकि रो जो है वो के है और नंबर 22 है। तो आपके पास यानी इस सीट की वैल्यू जो है आपके 22 आ जाएगी। ये आपको एक्सप्लेन किया हुआ है सारा, जो मैंने आपको इसी तरह से बता दिया है। फिर उसके बाद है पैटर्न मैचिंग। अब ये हमारे पास जो मेथड डिस्कस हो रहा है इसको मैच करना है हमने। पैटर्न को मैच करने का मेथड जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फीचर है स्नोबॉल के अंदर, ठीक है। ये आपके माइंड में होना चाहिए कि स्नोबॉल के अंदर पैटर्न मैचिंग मेथड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसमें आपने क्या करना है, इसमें आपने एक पैटर्न को उठा के दूसरे के साथ मैच करना है कि क्या आया ये पैटर्न इसके साथ मैच कर रहा है या नहीं कर रहा। आपके पास एक स्टेटमेंट लिखी हुई है, उसमें से कुछ वर्ड्स हैं जो आप मैच करना चाहते हो कि किसके साथ मैच है। तो जिस चीज़ के साथ आप मैच करना चाहते हो उसको आप अलग से वेरिएबल के अंदर रखो, स्टोर करो। जिस स्टेटमेंट को आप लिख रहे हो उसको अलग से स्टोर कर दो, ठीक है। दोनों चीज़ों को अलग से करके स्टोर करो, फिर वो जब मैच करके आपको रिजल्ट बता देगा कि इसमें ये चीज़ स्टोर हो रही है, ये चीज़ आपके मैच हो रही है या नहीं हो रही। तो ये सारी यही डिस्कशन जो मैंने आपको बता दी। तो अब देखिए यहाँ पर लिखा ट्रेड इक्वल है प्रोग्रामर और पार्ट का जो है वो रखा ग्राम। तो ट्रेड पार्ट जो हमारे पास आएगा जब ये इसको देखेगा कि ग्राम, देखिए ये पोर्शन इसमें है तो वो इसमें चेक करेगा, मैच करेगा, तो GRAM ग्राम हमें मिल जाएगा। तो वो इस प्रोग्रामर में से ग्राम को जो है वो आपको अंडरलाइन करके दिखाएगा कि आपका जो आपने पैटर्न मैचिंग का मुझे बोला था, ठीक है, तो वो मैच कर गया इसके साथ, अपने आपका पैटर्न जो है वो मैच कर रहा है, तो आपका रिजल्ट जो है वो आपके पास शो हो जाएगा। अगर पैटर्न मैच नहीं भी कर रहा तो नो इशू, आपको बता देगा कि आपका पैटर्न जो है वो मैच नहीं कर रहा। इसी तरह इसी की सिंपल सी दूसरी एग्जांपल दी हुई है, उसमें भी आपने देखना है कि रो इक्वल है के और नंबर इक्वल है 2 के। तो रो नंबर जब आप लिखोगे तो आपके पास किसके इक्वल आएगा, K2 के इक्वल आएगा। फिर अगर आप इस K2 की पैटर्न जो है वो मैचिंग करना चाहते हो, या कंकेटिनेशन करने के बाद जब आप इसकी मैचिंग करना चाहते हो तो फिर आप कर सकते हो। यानी K2 को आप देखना चाहते हो कि आपके K2 लिखा या K25 लिखा, तो K25 जब लिखोगे तो वो जस्ट K2 को उठा देगा, 5 को छोड़ देगा और आपको बताएगा कि आपके पैटर्न से मैच कर रहा है। फिलहाल ये कंकेटिनेशन की एग्जाम्पल है, लेकिन आपको इसके अंदर भी यूज़ कर सकते हो इसको, यानी इससे जो हमने टॉपिक पढ़ा पैटर्न मैचिंग का, इसमें भी आप मैच करके इसको देख सकते हो। सो अब मेरे ख्याल से अगर पैटर्न मैचिंग का कोई मेथड या कोई क्वेश्चन आपको पेपर में या मिड टर्म में आ जाता है तो आप उसको इजीली कर सकते हो। आपके MCQs के पार्ट में आ जाता है तो आप उसको कर सकोगे, और साथ साथ आप उसकी कंकेटिनेशन भी कर सकोगे कि कंकेटिनेशन आपने कैसे करनी है। तो इस तरह के क्वेश्चन ये क्योंकि हैंडआउट से उठा कर नहीं, यहाँ पे वैल्यूज़ चेंज होकर आ सकती हैं। सो इसके बाद आप लोग उसको अगर समझ आ गई होगी तो आप इसको ज़रूर कर पाओगे। सो उसके बाद टॉपिक है रिप्लेसमेंट। रिप्लेसमेंट देखिए नाम से पता चल रहा है कि आपने क्या करना है कि एक चीज़ को उठा के दूसरी जगह रखना है, या एक चीज़ की जगह दूसरी चीज़ उठा के रखनी है, उसको कहते हैं रिप्लेसमेंट। रिप्लेसमेंट में जो सबसे आप मेन चीज़ है वो ये है कि सब्जेक्ट पैटर्न होना चाहिए आपके पास जो पैटर्न है, और उसको रखना किसके इक्वल है, ऑब्जेक्ट के इक्वल रखना है। पैटर्न जो आपको पास दिया है गिवन है उसको किसके इक्वल रखना है, ऑब्जेक्ट के इक्वल रखना है। सो आप एग्जांपल में देखें कि आपके पास सेंटेंस एक दिया हुआ है कि दिस इज़ योर पेन, ये आपके पास एक सेंटेंस एज इट इज़ लिखा हुआ आएगा। अब आपने इसमें रिप्लेसमेंट करनी है, आप चाहते हैं कि इस योर की जगह जो है वो माई आ जाए, कि दिस इज़ माई पेन आ जाए, तो आपने सेंटेंस उसी तरह सब्जेक्ट पैटर्न जो है वो उसी तरह से लिखना है, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट जो है वो आपने योर की जगह आपने क्या रखा, इक्वल माई रखा, कि अब योर को जो है वो कट कर दे, डिलीट कर दे, यहाँ पर माई को ऐड कर दे। तो ऐड करने का ये मेथड है कि आपने इक्वल का सिंबल यूज़ करके आपने इस तरह से माई लिख देना, तो वो योर को डिलीट करके अब माई देगा, तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, ये देखिए सेंटेंस दिस इज़ माई पेन आपके पास लिखा हुआ आ जाएगा।
फिर अगर आप इसको खाली छोड़ देते हो तो आपके पास क्या लिखा हुआ है, नल लिखा हुआ है, नहीं आपके पास सिंबल खाली है, इसमें कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर ये सारा डिस्कस हुआ है। फिर है हमारे पास पैटर्न। पैटर्न में आपने याद रखना कि हमारे पास 2 टाइप ऑफ स्टेटमेंट जो है वो पैटर्न में यूज़ होती है। एक होता है अल्टरनेशन और दूसरा है कंकेटिनेशन। पैटर्न में एक अल्टरनेशन इंपॉर्टेंट है, दूसरा कंकेटिनेशन इंपॉर्टेंट है। अब अल्टरनेशन क्या है? अल्टरनेशन में आपने सिंपल याद रखना है कि वर्टिकल बार आपने यूज़ करना है, ठीक है। आपने पैटर्न जब बनाना है उसमें वर्टिकल बार यूज़ करेंगे इस तरह से, यानी आपने वेरिएबल ये रख दिया, ये रखा, ये P1 लिया, P2 लिया, तो आपने इसके दरमियान क्या कौन सा सिंबल यूज़ किया? वर्टिकल बार को यूज़ किया। तो ये अल्टरनेशन के दरमियान ऐसे होता है। सेम अगर आप देखें यहाँ पर कीवर्ड दिया हुआ है, एग्जाम्पल दी इंटीजर, कैरेक्टर्स, तो उनके दरमियान जो है वो कैसे लिया गया है, अल्टरनेशन कैसे की गई, इस सिंबल से के साथ की गई। और इसमें अब अगर आप चाहते हो कि आप इसमें रिप्लेसमेंट करो, पैटर्न में चेंज करो, तो वेरी सिंपल आप इसमें कर सकते हो पिछले मेथड से जो हमने अपने रिप्लेसमेंट का मेथड देखा, या फिर आप इसमें चाहते हो कि एडिंग करना चाहो या फिर आप डिलीटिंग करना चाहो, तो वेरी सिंपल आप इसमें कर सकते हो रिप्लेसमेंट की हेल्प से। तो यहाँ पर उन्होंने इंटीजर का जो है देखें, इंटीजर का जो है इंट जो है वो इंटीजर में फाइंड कर लिया, तो यहाँ पर इंट को जो है वो अंडरलाइन कर दिया गया और बताया कि ये टेक्स्ट फील्ड से लिया गया है, जिसमें हमारे पास क्या था कि दिस इज़ एन इंटीजर। और यहाँ पर अगर नहीं दिया गया तो यहाँ पर क्या शो होगा? आपके पास नल शो हो जाएगा। कंकेटिनेशन आपने करनी है, वो कैसे करनी है? आपके पास पैटर्न गिवन होगा, ठीक है। एग्जाम में भी आपके पास क्वेश्चन गिवन होगा, आपने उसकी कंकेटिनेशन करनी है। कंकेटिनेशन कैसे करेंगे मैं भी आपको एग्जांपल से समझा देती हूँ। देखिए आपके पास P1 है, उसमें A और B है स्टोर है आपके पास, P1 में A और B स्टोर है आपके पास, और P2 के अंदर आपके पास क्या स्टोर है? C और D। आपने इन तीनों को जो है, इन दोनों को जो है P3 के अंदर रख दिया, ठीक है। P3 के अंदर आपने P1 भी रख दिया और P2 भी रख दिया, तो अब आपके पास P3 के अंदर A B C D सारा आ गया। सो अब आपने क्या करना है? आपने इसकी कंकेटिनेशन करनी है। तो देखिए P1 को आप सबसे पहले A से स्टार्ट करें, तो A C की आपने, दूसरी आपने कंकेटिनेशन की A D की, फिर इसी तरह फिर B से स्टार्ट लिया, फिर B C की, फिर B D की। तो आपके पास टोटल कितनी कंकेटिनेशन बन गई? 4 बन गई, यानी 4 बॉक्स आपके पास बन के आ गए हैं। तो ये कैसे किए आपने देख लिया कि P3 को वैल्यू क्या बन गई? ABCDEFGH, यानी D तक उसकी वैल्यू बन गई। अब अगर आप इसको पैटर्न को मैच करना चाहेंगे तो आपके पास ये वाला डाटा जो है वो पिक कर लिया जाएगा कि BC जो है वो है आपके पास। नहीं, ये ABCDEFG अगर लिखा हुआ है तो आपने में से यहाँ से देखिए BC का पैटर्न मैच कर रहा है, बाकी AB भी नहीं है। BC देखें तो BC आपका मैच कर रहा है। इसी तरह अगर आप CD देखें तो CD यहाँ पर नहीं है, वो मैच नहीं कर रहा। DE भी नहीं है, वो भी मैच नहीं कर रहा। EFG कुछ भी ऐसा नहीं है, सिर्फ एक BC का पैटर्न जो है वो मैच कर रहा है। तो सो मैच का मेथड भी यहाँ से कंकेटिनेशन के अंदर से सॉल्व हो गया। फिर है कंडीशनल असाइनमेंट। कंडीशन आप असाइनमेंट में आपने एक चीज़ को याद रखना है कि आपने जो है वो यहाँ पर हमने कंडीशन की बात करनी है, जिसमें हम डॉट का ऑपरेटर यूज़ करेंगे, और ऑपरेटर यूज़ करने के बाद हमने अपना काम जो है वो करना है। यानी डॉट का ऑपरेटर यूज़ करने के बाद हम अपने जो जितना जैसे हम पीछे काम करते आ रहे उसी तरह करना है, लेकिन अगर आप कोई स्ट्रिंग वगैरह यूज़ करें तो डॉट का ऑपरेटर आपने यूज़ करना है। आप देखिए यहाँ पर भी एग्जांपल्स दी हुई है, जिसमें से मैं आपको एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल करवा देती हूँ, बाकी भी आप लोग देख लीजिएगा। देखिए जैसे BR है, BR को इन्होंने वैल्यू दी है BR की, EA की और DA और DS की। सो ये हमारे पास गिवन है स्टेटमेंट सारी, ठीक है। अब आपने क्या करना है? आपने इसको BR के इक्विवेलेंट रखना है, यानी BR को फाइंड करना है। तो आपने कंकेटिनेशन करनी है इसकी, तो कैसे करेंगे? BR लिखेंगे, उसको इक्वल रखेंगे। हमारे पास BED बेड बन गया, BEDS बेड्स बन गया, BEAD। अब ये कैसे बनाया हमने? तो इसको ज़रा गौर से देखिएगा। यहाँ से मैं इनको ड्रा ले आती हूँ। तो देखिए यहाँ से हमने लिया B और यहाँ से लिया हमने BE और यहाँ से लिया D। तो देखिए सबके फर्स्ट हमने उठा दिया, तो हमारे पास एक बन गया बेड। अब हमारे पास BEDS है, फिर हमने B लिया, D लिया और साथ S लिया, तो हमारे पास बेड्स बन गए। इसी तरह जब यहाँ तक हमारे पास कंप्लीट हो जाएंगे, फिर हम किस करेंगे? R का लेंगे। सेकंड हमारे पास R है, क्योंकि हमने BR की कंकेटिनेशन करनी है सिर्फ, तो R का हम स्टार्ट करेंगे। तो फिर R का हम कैसे करेंगे? R लेंगे, फिर E लेंगे, फिर D लेंगे, तो रेड बन जाएगा। फिर REDS लेंगे, फिर READ रेड लेंगे, तो हमारे पास READS। ये सारी कंकेटिनेशन यहाँ से आप लोग को समझ आ जानी चाहिए कि हमने किस तरह से कंकेटिनेशन की इसकी। BR को हमने जो है वो रख लिया।
कनकेटिनेट करके रख दिया। सो हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा कौन सा टॉपिक है। नेक्स्ट देखिए हमारे पास इन्होंने इसी को दिया कि एक लार्ज पैटर्न आपके सामने दे दिया जाता है, उसमें आपको पास फर्स्ट पैटर्न भी, सेकंड पैटर्न भी और थर्ड पैटर्न भी दे दिए जाएंगे। फिर आपने उसमें से उनको अलग अलग करना है। सो तो सिंपली आप फर्स्ट को करेंगे, सेकेंड को करेंगे और थर्ड को करेंगे, तो आपके पास जो जो आपका डाटा मिलता जाएगा आप उसको रखोगे। फिर आखिर में आप बताओगे लास्ट में कि आपका जो है वो स्पेसिफिक वर्ड जो है वो वर्ड्स है जो BR के इक्वल हैं। तो इस तरह से आप लोगों ने रिजल्ट अपना शो करवा देना है। फिर उसके बाद है यहाँ पर हम देखते हैं, हाँ, इमीडिएट वैल्यू असाइनमेंट्स। इमीडिएट वैल्यू असाइनमेंट्स किसके साथ होती है? कंडीशन की डॉट के ऑपरेटर से आपको शो होगी, ठीक है। इसमें आपने एक और सिंबल यूज़ करना है डॉलर का, जिसको आप यूज़ करने से आपको क्या होगा कि आप जो जब काम करोगे, यानी कोई वेरिएबल यूज़ कर रहे हो, कोई भी आप पैटर्न यूज़ कर रहे हो, तो आपने उसके साथ सिंबल कौन सा लगाना है? ये वाला सिंबल, यानी असाइनमेंट जो है ये डॉलर का सिंबल जो है आपने यूज़ करना है, वैल्यू के साथ आपने यूज़ करना है। अब आप देखें यहाँ पर उसी BR की एग्जांपल को उन्होंने उठाकर यहाँ पर रखा हुआ है। और यहाँ पर देखिए फर्स्ट के लिए फर्स्ट कंप्लीट यहाँ पे वो आपने फर्स्ट स्टार्ट करना है, तो आपने इस डॉलर का सिंबल यूज़ करना है। जहाँ से सेकंड स्टार्ट करेंगे इस डॉलर के सिंबल को। थर्ड, यानी आपके पास डिफरेंट के जो है वो वर्ड्स आ रहे हैं, आपने उसकी कंकेटिनेशन करनी है। पहले आप उनको वर्ड्स में फर्स्ट वन सेकंड थर्ड में डिवाइड कर लो, उसके लिए आप डॉलर का सिंबल यूज़ करोगे। तो फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, इस तरह डिवाइड करके उसके बाद जो है उसकी कंकेटिनेशन करो। कंकेटिनेशन करने के बाद आपका जो रिजल्ट आएगा वो BR के अंदर स्टोर आ जाएगा। फिर उसके बाद आपका टॉपिक है इनपुट एंड आउटपुट का टॉपिक। देखें, द इनपुट एंड आउटपुट इज द कम्प्लीट इनपुट एंड आउटपुट स्टेटमेंट। इसके अंदर इनपुट और आउटपुट स्टेटमेंट होगी। इसमें आपके पास क्या होगा कि आपने इनपुट की होगी तो आपके पास आउटपुट होगी, जो सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एज इट इज़ होती है। सो इसमें हम पहला टॉपिक देखेंगे कंट्रोल फ्लो का। कंट्रोल फ्लो में आपके पास क्या होगा कि आपकी जो गो टू फील्ड है, यानी आपका प्रोग्राम की बॉडी का जो प्रोग्राम है वो उसने पूरा फ्लो करना है, तो उसमें आपके पास स्ट्रक्चर आएगा पूरा एक। इसमें आपके पास लूप चलेगी। लूप चलने के बाद क्या होगा कि आपने जो इनपुट दिया है, जैसा आप उसको करने को कह रहे हैं प्रोग्राम को, वो चलने के बाद आपका प्रोग्राम जो है वो एंड हो जाएगा। सो देखिए यहाँ पर आपकी लूप चली और उसके बाद लूप में आपने उसको दिए कि आपने ये काम करना है। फिर उसके बाद जब वो लूप एंड होगी तो आपका जो है वो आंसर आपको मिल जाएगा। तो उसके बाद यहाँ पर देखें, तो यहाँ पर एक मेथड बताया कि सम इक्वल है 0 नंबर और नंबर +1। नंबर +1 का मतलब क्या है कि अब वो प्लस करता जाए 1। नंबर जो सम था हमारे पास 0 है, 0 में जब 1 प्लस करेगा तो 1 हो जाएगा, और 1 के अंदर जब नंबर ऐड हो जाएंगे तो नंबर की वैल्यू 1 है तो 1 1 2 हो जाएगा, और इस तरह ऑनवर्ड चलता रहेगा, एडिशन होगी। इनडायरेक्ट रेफरेंस। इनडायरेक्ट रेफरेंस कौन सा होता है? स्नोबॉल के अंदर ये एक इंटरेस्टिंग फीचर है, अनदर इंटरेस्टिंग फीचर्स, ठीक है। तो ये भी इसके फीचर्स में आ रहा है। ये जो आप लोग माइंड में रखें कि ये जो है इनडायरेक्ट रेफरेंस जो है वो स्नोबॉल के फीचर्स में आ रहा है, जो कोड सेगमेंट का हिस्सा है, जिसको हम इसको देखेंगे कि इसको हम कैसे करेंगे इनडायरेक्ट मेथड को। तो देखिए, एक चीज़ होता है डायरेक्ट, एक काम होता है जो डायरेक्टली हम करते हैं, दूसरा काम होता है जो हम इनडायरेक्टली करते हैं। अब इनडायरेक्टली में हमारे पास क्या होगा कि वेरिएबल्स के अंदर वैल्यू स्टोर होगी, तो हम इनडायरेक्टली उसको वहाँ से पिक करके डायरेक्ट कंडीशन में उसको लाएंगे। इसमें आपने कौन सा सिंबल यूज़ करना है? इसमें आपने देखिए डॉलर का जो है वो ऑपरेटर यूज़ करना है इनडायरेक्ट रेफरेंस के साथ, और इसके जब आप ओवरलोड करोगे, यानी अपना आपका जो प्रोग्राम है वो रन होगा, तो आपको वैल्यूज़ करेक्ट होकर मिलेंगी। सो इसको हम एग्जांपल से अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए हमारे पास मंथ है अप्रैल, और डॉलर मंथ इक्वल है फूल। तो अब देखिए आपके पास मंथ के अंदर जो डॉलर मंथ है, तो आप इसके अंदर कौन सी वैल्यू स्टोर है? मंथ के अंदर अप्रैल है, तो अप्रैल जो है वो 1 इसके जो मंथ है इसके साथ हमने सिंबल डॉलर का यूज़ कर लिया, तो इसका मतलब ये इनडायरेक्ट में कन्वर्ट हो गया, तो ये अप्रैल फूल हो जाएगा। करंटली ये जो है वो चेंज हो जाएगा, उसमें आपको अप्रैल जो है वो फूल के इक्वल रखेगा, ठीक है, या उसके बराबर दिखाएगा, या उसका रिजल्ट शो करवाएगा। इसी तरह इसकी दूसरी एग्जांपल है, उसमें इंक्रीमेंट की हुई है +1 के साथ। तो आपने याद रखना कि इसके अंदर जो इंक्रीमेंट है वो भी हम लाइक जिस तरह C में हम करते हैं इंक्रीमेंट, तो उसके साथ हम ++ का सिंबल यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पर इंक्रीमेंट के लिए हमने +1 यूज़ कर लिया। वो याद रखने वाली चीज़ है वो यही है। आपने नंबर लिया और +1 कर दिया, तो आपका जो है वो लेबल चेंज हो जाएगा डायरेक्टली। लेबल 1 से लेबल 2 की तरफ चला जाएगा, 2 है तो 3 की तरफ, 3 है तो 4 की तरफ लेबल आपके चेंज होते जाएंगे। सो है फंक्शन। फंक्शंस में हमारे क्या है कि देखें, स्नोबॉल सपोर्ट करता है 4 टाइप्स के। स्नोबॉल 4 जो है वो 2 टाइप्स के फंक्शन को सपोर्ट करता है। अभी तक जो यहाँ तक हमने बात की वो स्नोबॉल पे कर रहे थे। अब स्नोबॉल का एक और वेरिएंट हमने बीच में देखा कि वो स्नोबॉल 2, 3 और 4 भी थे, तो 4 पे हम बात कर रहे हैं। उसमें हमारे पास 2 तरह के फंक्शंस होंगे। एक होगा बिल्ट इन फंक्शन, जो हमारे पास ऑलरेडी फिक्स होती है, लाइब्रेरीज होती हैं, वो होगा, और दूसरा होगा प्रिमिटिव फंक्शंस।
जिसको हम यूज़र डिफाइंड फंक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, एक होता है हमारे पास बिल्ट इन फंक्शन जिसको हम प्रिमिटिव फंक्शन बोलते हैं, और दूसरा होता है यूज़र डिफाइंड फंक्शन। यानी दो फंक्शंस हमने देखने हैं, एक बिल्ट इन फंक्शन देखना है और दूसरा यूज़र। बिल्ट इन आपको पता है कि कौन सा फंक्शंस होता है, नाम से पता चल रहा है, जो पहले से फिक्स होती हैं लाइब्रेरीज वो सारी होती हैं। यूज़र डिफाइन का भी आपको पता होगा कि हम पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं, CS6304 ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के कोर्स में भी हमने इसको देखा था कि यूज़र डिफाइन वो फंक्शंस होते हैं जो यूज़र डिफाइन करते हैं, जिनको यूज़र करता है। और बिल्ट इन, इसमें अब क्या होता है कि बिल्ट इन में आप चेंजिंग वगैरह नहीं कर सकती, इसमें आपको परमिशन नहीं होती। लेकिन यूज़र डिफाइंड फंक्शंस के अंदर आप चेंजिंग कर सकते हैं, आप जो चाहे मर्जी अपना काम जिस तरह से चाहो तो आप उसको कर सकते हो। सो उसके बाद टॉपिक है हमारे पास प्रीमिटिव फंक्शन। देयर आर नंबर ऑफ प्रीमिटिव फंक्शन बट वी शैल लुक एट ओनली फ्यू। कि हमारे पास बहुत ज़्यादा प्रीमिटिव फंक्शंस दिए हुए हैं, लेकिन लेक्चर के अंदर हम कुछ देखेंगे। सो हम भी कुछ ही देख लेते हैं यहाँ पर जो लगते हैं कि कैसे रिप्लेसमेंट हुई। तो देखिए, दीज इंक्लूड साइज एंड रिप्लेस फंक्शन। इसमें साइज और रिप्लेस के फंक्शन यूज हुए हैं। साइज फंक्शन रिटर्न द साइज ऑफ द स्ट्रिंग। साइज का फंक्शन का क्या काम है कि उसने आपको साइज देना है कि इसके इस चीज़ का इतना साइज है और इसका इतना साइज है। और इसी तरह रिप्लेस के फंक्शन का क्या काम है कि उसने एक कैरेक्टर को उठा के दूसरे में चेंज कर देना है, जैसा आप उसको बताओगे उसने वैसा ही कर देना है। सो देखिए, साइज हमारे पास है टेक्स्ट पार्ट 1 इक्वल है NUT, और आउटपुट हमारे पास ये है साइज पार्ट 1। तो सिंस द स्ट्रिंग स्टोर्ड इन पार्ट 1, स्ट्रिंग पार्ट 1 के अंदर हमारे पास क्या स्टोर है, स्ट्रिंग स्टोर है। NUT नेट जो है वो स्ट्रिंग है, वो स्टोर है। नेट इट हैज़ 3 कैरेक्टर, इसके 3 कैरेक्टर हैं। और रिजल्ट हमारे पास अब क्या आएगा, आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा कि आपके पास जो पार्ट 1 है उसका जो नेट है वो आपके पास 3 जो है वो उसका रिजल्ट देगा, और आउटपुट में आपके साइज़ भी होगा और उसके साथ साथ उसके नंबर को प्लस इंक्रीमेंट होकर आपको उसका आउटपुट दिया जाएगा। सो यहाँ पर यही डिस्कस हुआ है। उसके बाद देखिए, यहाँ पर अगर एक और चीज़ देख ली जाए, यहाँ पर हमारे पास दिया हुआ है, देखिए पार्ट 2 में हमारे पास फॉल्ट है, नंबर इक्वल है 64 और आउटपुट साइज पार्ट नंबर प्लस 36। तो वेरी सिंपल के पार्ट के जो नंबर हैं उनको उठा के दे दिया गया है। तो नंबर देखिए, आपको यहाँ मैं ड्रा करके दिखा देती हूँ, ये नंबर 64 हैं। तो जहाँ पर जब हम 64 लिखेंगे और यहाँ पर 36 प्लस कर देंगे, तो 64 और प्लस 36, तो आपके पास आंसर क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। इन दोनों को आपस में ऐड करें तो आपका 100 आंसर जो है वो 100 बन जाएगा। तो आपके पास सिंपली जो है वो आपका आंसर आपको मिल जाएगा। फिर उसके बाद आप अगर रिप्लेसमेंट करना चाहते हैं स्ट्रिंग 1 की स्ट्रिंग 2 के अंदर, तो आप वो भी आप कर सकते हैं। वेरी सिंपल, जिस तरह हमने फर्स्ट टॉपिक में रिप्लेसमेंट की थी तो किस तरह से की थी, उसी मेथड को लेकर आपने चलना है और उसको रिप्लेस करना है। फिर आगे हमारे पास है स्नोबॉल 4 की बात करेंगे, उसमें अरे कैसे यूज़ होता है। तो अरे देखिए, आपने सब लैंग्वेज में अरे की डाटा टाइप जो होती है वो उसमें यूज़ होती है। अरे की डाटा टाइप 0 से स्टार्ट होती है, ऑनवर्ड चलती है, फिर उससे खुद ही उसमें इंक्रीमेंट होता है, जितनी आपकी एरेज होंगी इतना उसके काम होगा। लेकिन यहाँ पर 1 डायमेंशन अरे की जो है वो 10 एलिमेंट्स होंगे। 1 डायमेंशन अरे को थोड़ा सा डिस्कस किया हुआ है और साथ साथ उसके बाकी चीज़ें दिखाई। तो यहाँ पर देखने और समझने और याद रखने वाली चीज़ है बस वेरी सिंपल कि आप देखेंगे V, X और N 3 अरेज हमने लिए, उसमें हमने एक में ये वैल्यू स्टोर करवा खुद ही स्टोर करवा दी हमने। और उसके बाद ये अब डिपेंड किस पे करेगा, अब डिपेंड ये अरे इनपुट पे करेगा। अब आप जो इनपुट करोगे उस पर डिपेंड करेगा, यानी ज़रूरी नहीं कि वो 0 से स्टार्ट हो या फिर 3 से स्टार्ट हो या 4 से। आपने जो इनपुट किया अब उसी मेथड को लेकर उसने आपको रिजल्ट देना है। फिर यहाँ पर देखिए, अरे की टर्म 1 है, 1 इक्वल है 1 और स्टार्ट इनपुट। अब यहाँ पर क्या है, ये आपके इनपुट पे डिपेंड कर रहा है। अब आप इनपुट दोगे तो आपकी जो है वो आगे वर्क होगा। अगर आप इनपुट ही नहीं करते अरे में तो आपका काम जो है वो नहीं होगा। गो करने के बाद आपका सही कंडीशन जो है वो चलेगी। अब देखिए, हमारे पास मेरे ख्याल से ये लास्ट टॉपिक ही है, पेज नंबर 43 से हमारा जो है वो लास्ट टॉपिक यानी लास्ट लेक्चर नंबर 9 ही है। इसको हम देखते हैं। तो देखिए, हमारे पास यहाँ पर एक दिया हुआ है अरे की जो है वो क्वेश्चन टाइप दी हुई है, अरे की डेटा टाइप दी हुई है और पूरा अरे को एक्सप्लेन किया हुआ है। तो इसमें क्या है हमारे पास, इसमें हमारे पास ऊपर एक कोड दिया हुआ है फुली। ठीक है, कोड देखने के बाद आपको बारी बारी कोड की एक एक लाइन को एक्सप्लेन करके बताया हुआ है कि ये लाइन जो है वो किस लिए यूज़ हो रही है और ये लाइन किस लिए यूज़ हो रही है, उसको सारा एक्सप्लेन किया हुआ है। उसके एक्सप्लेन करने के बाद जो आपको दिया हुआ है वो आउटपुट दी हुई है कि आउटपुट किस तरह से आती है। यानी आपने अरे जो दिया, आपने देखा कि सारा अरे आपने दिया, फिर उसमें उसके बाद उसकी आउटपुट मिली आपको। देखिए, सबसे पहले अगर यहाँ पर जो समझने और देखने वाली चीज़ है वो टर्म 1 है। टर्म 1 का क्या है, इससे आपको जो है वो आपकी जो टर्म 1 जब आप ऐड करोगे अपने अरे के अंदर, तो आपकी जो जितनी भी आपने स्पेस दी, आपसे कोई खाली जगह रह गई हो
ठीक है, प्रोग्राम के अंदर कोई भी स्पेस आपसे रह गई हो तो वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगी। तो देखें आपने लिखा हुआ है कि द फर्स्ट स्टेटमेंट सिंपली डिलीट लीडिंग स्पेस। लीडिंग स्पेस किसको कहते हैं? जो आपने खाली जगह छोड़ दी थी इनपुट के लिए या किसी भी चीज़ के लिए, तो वो क्या होगी, वो खुद ब खुद जो है वो डिलीट होगी। तो इसको हमने इसलिए यूज़ किया। फिर उसके बाद है हमने यूज़ किया वर्ड PAT ब्रेक क्लासेस, उसमें यूज़ की स्पेन यूज़ किया। ठीक है, ये सारी चीज़ें यूज़ की। इसके इस्तेमाल करने का मकसद क्या था कि ये जो हमने फंक्शन यूज़ की ब्रेक और स्पेन का इस्तेमाल किया ना, इसने आपको जो जो हमने छोटे या बड़े जो हमने वो लिए लेटर्स दिए या हरूफ कह सकते हैं, उनको जो हमने लिया, तो स्पेन में जो है वो उस वक़्त मोमेंट आपकी जारी रहेगी जब तक आपने छोटे या जो आपके बड़े जो आपने लिए थे वर्ड जो लिए थे उनको कंप्लीट नहीं कर लेता। तो स्पेन के अंदर उस वक़्त उसकी मूवमेंट जारी रहेगी। ठीक है, तो आप देखें कर्जेस इसके अंदर यूज़ हुए हैं, अपर और लोअर कर्ज। ठीक है, ये देखें लोअर और L और U लिखा हुआ है, तो इसके अंदर आपके पास लोअर केस और अपर केस जो है वो सारे काउंट होंगे। फिर उसके बाद है सी आउट, और उसके बाद आपको दिया हुआ है कि अरे जो है वो 3, 9 और 0 है। अब देखें 3 चीज़ें दी हुई हैं। तीसरे सी आउट में आपको पहला इंडेक्स जो है वो 3 है और आपका लास्ट इंडेक्स जो है वो 9 है, और बताया हुआ है कि जो शुरू हो वो किससे शुरू हो, 0 से शुरू हो। वेरी सिंपल, कि स्टार्ट जो है उसका 0 से लें, उसके अलावा आपने स्टार्ट नहीं लेना। तो देखिए हमारे पास अरे जो है वो 3, 9 दिया हुआ है, लेकिन स्टार्ट उसको बता दिया गया 0 से ले। ठीक है, तो यानी इंडेक्स इसमें यहाँ पर इसको बताने का। अब हमारे पास है लाइन इनपुट। ये वो इनपुट वाला मेथड है जो हम पीछे से डिस्कस करते आ रहे हैं कि हमने इनपुट करेंगे तो हमारा काम होगा या नहीं होगा। सो ये 3-4 जो लाइन्स थी ये इंपॉर्टेंट थी। उसके बाद आपका आउटपुट वाला मेथड है, इंक्रीमेंट वाला मेथड है, आपने ये सारा देख लेना है। तो ये एक्सप्लेनेशन भी इसी की है जो मैंने आपको बताई है। ये सारी एक्सप्लेनेशन इन्होंने बताया कि स्पेन किस लिए यूज़ किया, जो मैंने आपको बता दिया कि किस लिए हमने यूज़ किया अपर केस और लोअर केस को फाइंड करने के लिए। तो ये वो सारी चीज़ें हैं, डिस्कशन इसी की हुई है। सो उसके बाद है एक टेबल। टेबल में आप देखें कि अ टेबल डेटा स्ट्रक्चर मैप पेयर्स एसोसिएट डेटा ऑब्जेक्ट्स के टेबल के अंदर आप क्या कर सकते हो, अगर आप टेबल करोगे तो आप डिफरेंट टाइप्स के उसके अंदर डाटा के जो है वो आप उसको एसोसिएट कर सकते हो, फिक्स कर सकते हो उसकी लेंथ, और उस डायनामिकली हॉरिजेंटली वर्टिकली आप उसको देख कर टेबल की लेंथ वगैरह सारा सेट कर सकते हो। तो ये सारा किसकी मदद से होगा, एरे की हेल्प से होगा। वैसे भी प्रोग्राम्स के अंदर एरे की हेल्प से ही हम ये सारा काम करते हैं, तो यहाँ पर भी ये इसी की मदद से होगा। फिर उसके बाद हमारे पास है स्नोबॉल फीचर्स। स्नोबॉल के फीचर्स में अगर हम बात करें तो इसके फीचर्स कौन कौन से हैं, यानी खुसूसियात कौन कौन सी हैं। स्नोबॉल किस कदर अच्छी लैंग्वेज है। अब हमने स्नोबॉल तो देख ली ना सारी कि हमारे अंदर इसके अंदर हमने क्या क्या देखा, क्या क्या नहीं देखा, किस हद तक हमने इसको पढ़ा, और इसमें कौन से डाटा टाइप्स हम कौन सी यूज़ करते हैं, स्ट्रिंग हो सकती है। तो अब हम इसकी खुसूसियात का जिक्र करते हैं कि भाई इसमें कौन कौन से खुसूसियात हैं, इनको कैसे हम पढ़ सकते हैं या देख सकते हैं, तो उनको भी हम देख लेते हैं। इसमें देखिए हमारे पास डायनामिक टाइपिंग है, मिक्सिंग अर्थमेटिक एंड स्ट्रिंग ऑपरेशन हमने देखे कि इसमें डायनामिक टाइपिंग हो सकती है, मिक्सिंग अर्थमेटिक और स्ट्रिंग दोनों को आप एक साथ करें। इसके अलावा कंकेटिनेशन हमने की, रन टाइम कम्प्लीमेशन किया, जो उसके अलावा था कोड एम्बेडेड हो सकता है, वेरिएबल की लेंथ है, एरे के टेबल्स, रिकॉर्ड ऑब्जेक्ट्स, ओवरलोडिंग दिस एंड दैट, ये सारे मेथड्स जो हैं, ये फीचर्स जो हैं, ये स्नोबॉल के फीचर्स हैं जिसको आपने माइंड में रखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। मे बी कि यहाँ से आपके जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि डिफाइन द स्नोबॉल फीचर्स। उसके अलावा जो है आपके MCQs वाला पोर्शन जो है वो इसमें से आ सकता है। फिर उसके अलावा और भी बहुत से क्वेश्चन यहाँ से आ सकते हैं, क्योंकि स्नोबॉल के फीचर्स जो है वो लास्ट में आपको बता दिए कि आपने जितना जितना आपने पढ़ा उसके फीचर्स में आपके ये आई ये खुसूसियात आ रही है, तो वो बताना इसलिए आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, उसके बाद है कि डेवलपर ऑफ स्नोबॉल हैड नो लिमिटेड एक्सपीरियंस इन द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, कि इसके लिए कोई तजर्बा उनको नहीं था कि इसको हमने कैसे बनाना है। यानी एक होता है ना कि एक चीज़ आपके पास होती है पहले से आइडिया कि आपने ये चीज़ें ऐड करनी है, तो इसमें वक्त के साथ साथ तब्दीलियाँ ज़रूर आई थी, लेकिन इससे पहले कुछ भी नहीं थी, ऐसा कुछ भी इसी नहीं था। इसमें कुछ इश्यूज़ थे जो आपको डिस्कस हुए हैं कि नंबर ऑफ़ इश्यूज़ कि वो जो यहाँ पर डिस्कस हुए, उसमें ये था कि एक इसके डिज़ाइन का जो मसला था, जो डेवलपर्स को समझ नहीं आ रही थी कि इसको कैसे पेश करना है, यानी कैसे इसको आगे करना है। फिर दूसरा वो गो टू का जो मसला था, इसमें डायनामिक टाइपिंग का और स्ट्रिंग और ऑपरेशंस का, आप उसको कंकेटिनेट कैसे करते हैं। तो ये थोड़े प्रॉब्लम्स जो थे वो भी इसमें आप जो माइंड में रखें कि इसमें ये इश्यूज़ थे। तो ये चीज़ें 1, 2, 3 अपने माइंड में रखने। बाकी ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सो हमने इंपॉर्टेंट अपने सारे कर लिए टॉपिक।
तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो यहीं पे ख़त्म हो रहा है। नेक्स्ट हमारा जो है वो लेक्चर नंबर 13 से 70 तक है, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। होप सो कि आप लोग को समझ आ गई होगी कि आज के जो टॉपिक है उसमें हमने क्या क्या देखा। आज का जो लेक्चर था उसमें हमने सिंपल जो है वो सारी चीज़ें हमने स्नोबॉल की देखी, उसके फीचर्स एंड में हमने उसके सारे फीचर्स देखे, और उसके कुछ इश्यूज़ थे जो हमें जो इश्यूज़ इसमें आ रहे थे वो भी हमने देख लिए। लेकिन फ़ीचर्स एज़ कम्पेयर टू इश्यूज़ के वो इंपॉर्टेंट है ज़्यादा फ़ीचर्स हमारे पास। सो उनको अच्छे तरह से माइंड में रख लेना कि फ़ीचर्स हमारे पास कौन कौन से यूज़ हो रहे हैं। और उसके अलावा जो आपके पास इंपॉर्टेंट चीज़ है इस लेक्चर्स के अंदर वो ये है कि आपने जो माइंड में रखनी है चीज़, ये जो एग्जांपल्स हमने किए, ठीक है, जिनको मैंने ज़्यादा टाइम भी एग्जांपल पे इसीलिए लिया कि आप लोग को एग्जांपल की समझ आ जाए, क्योंकि एग्जांपल आप लोग के एग्ज़ाम में, आपके शॉर्ट क्वेश्चन में, आपके एमसीक्यूज़ में आएंगी, और वहाँ पर आपको पैटर्न चेंज करके दिया जाएगा, यानी एज इट इज़ यहीं उठा के नहीं दिया जाएगा बल्कि पैटर्न चेंज होगा। तो इनको माइंड में रखना ताकि आप लोग को आपके एमसीक्यूज़ करते हुए या क्विज़ वगैरह या आपके असाइनमेंट्स करते हुए आपको किसी तरह से भी कोई भी मुश्किल ना हो। उसके अलावा एक पैटर्न टॉपिक जो हमने देखा था कंकेटिनेशन का, पैटर्न मैचिंग का, ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन क्वेश्चन की कंकेटिनेशन जो की गई थी, इन टॉपिक्स को अच्छी तरह से कर ली। नहीं अगर देखा जाए तो फर्स्ट चैप्टर से जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो सेकंड ये यूनिट्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट आ रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट में भी तो थ्योरी थी, चले वो आप याद रख लेंगे, इसी तरह माइंड में रख लेंगे, लेकिन इस चीज़ को आपने याद करना है, समझना है, उसको माइंड में रखना है पेपर्स तक, अपने एग्ज़ाम्स तक। और इसमें दूसरी जो अहम बात है वो ये है कि आपके पास जो आपके एनुअल एग्ज़ाम होते हैं उसमें भी यहाँ से कुछ पोर्शन उठाया जाता है मिड्स का। सो हम लेक्चर को यहीं पे फिनिश करते हैं। होप सो कि आप लोग को समझ आ गई होगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।